नमस्कार, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक क्यों पढ़ने चाहिए, व्याकरण में कारक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। कारक वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में उपस्थित अन्य शब्दों से या अन्य पदों से, जैसे क्रिया है या और कोई जो भी पद आया है, विशेषण आया है, उनके साथ उनका संबंध बताते हैं, तो वो शब्द कारक कहलाते हैं। हर कारक का अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है, जिसे आप ध्यान रखोगे तो आपको कारक पहचानने में बहुत सुविधा हो जाएगी। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता कौन है? कार्य करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह है ने, लेकिन यहाँ पे कई बार विभक्ति चिन्ह का लोप भी हो जाता है। जैसे आप अगर वर्तमान काल में अगर आप वाक्य का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पे फिर विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। दूसरा है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, और कर्ता के जैसे ही इसमें भी बहुत बार विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, शून्य विभक्ति चिन्ह होता है, नहीं दिखाई देता है आपको। कर्म क्या होता है? जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। फिर है करण। अब क्रिया को करने का जो साधन है, माध्यम है, वो करण कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा, के द्वारा। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो करण के विभक्ति चिन्ह है। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को, के, लिए ऐसे शब्द इसमें परसर्ग के रूप में आते हैं, और क्रिया किसके लिए की जा रही है, वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके लिए क्रिया की जा रही है। स्थायी दान, किसी चीज, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके लिए क्रिया की जा रही है, तो वो होगा संप्रदान कारक। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक का प्रसर्ग है से। यहाँ भी आपने करण में भी से पढ़ा है, लेकिन अपादान का से उससे अलग है, क्योंकि यहाँ जो से है वो अलग होने का भाव है। उसमें साधन था, इसमें अलग होने का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अगर मैं कहूँ मैं कलम से लिखती हूँ तो कलम साधन है क्रिया करने का, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे हाथ से कलम छूट गया तो वो कलम मेरे हाथ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे करण कारक में आप करोगे माध्यम, और अपादान कारक में अलग होने के भाव जब आएगा तो वहां आप अपादान कारक करोगे। देखो, पृथकता, भय, लज्जा, तुलना, सीखना, ये सभी अपादान कारक में आते हैं, हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक है का, के, की, रा, रे, री। दो पदों में संबंध होता है, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। संबंध कारक का अन्य पदों के साथ जो संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध बताया जा रहा है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर है अधिकरण। अधिकरण में, पर, पे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान या क्रिया का समय, वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्रिया का आधार, क्रिया का समय, किस स्थान पे हो रही है, किस समय पे हो रही है, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो होते हैं अधिकरण कारक में। एक आठवां कारक और होता है संबोधन। जिसमें आता है हे, अरे, ओ। संबोधन में होता है किसी को आवाज देना, पुकारना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, किसी को बुलाना, तो वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके इस हे, अरे, ओ, भो, ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, और ये संबोधन सूचक जो चिन्ह है वो इसके साथ में लगा होता है हमेशा। आगे देखो, अब एक एक हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनको पहचानने के ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं। जहां आप देखते ही किसी शब्द को, देखते ही किसी वाक्य को, देखते ही उसमें आए सारे आप विभक्ति पहचान जाओगे, कौन सा इसमें कारक आया है, किस प्रकार का कारक है, और कारक चिन्ह कौन सा है, तो आप उसको देखते ही आप पहचान लोगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता वो है जो किसी कार्य को, क्रिया को कर रहा है। वाक्य में अगर कोई क्रिया आई है तो कोई ना कोई उसको कर रहा होगा, तो वो जो करने वाला है वही कर्ता कहलाता है। इसका प्रसर्ग ने होता है, लेकिन ने भी हर जगह नहीं लगाया जाता है। देखो, सकर्मक क्रिया के भूतकाल में ही कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? सकर्मक क्रिया के भूतकाल में ही इसका प्रयोग होता है, वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है।
वर्तमान काल में या अकर्मक जब क्रिया होती है तो ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, खा ली, पहले खाई थी भूतकाल में। लेकिन अगर मैं कहूँ राम रोटी खाता है तो फिर वहां ने का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे राम सोता है, राम जयपुर जाएगा, तो अकर्मक क्रिया भी अगर हो तो वहां भी ने का प्रयोग नहीं होता है। और वर्तमान काल में और भविष्यत काल में आगे जो क्रिया होने वाली है, हो रही है और होने वाली है, तो उनमें भी आप ने का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो ये सकर्मक भूतकाल है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ ने का लोप हो गया है, ने नहीं लगाया गया है। इसको अगर पहचानना है आपको, कर्ता कारक को, तो आप वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग करोगे? कौन पत्र लिख रहा है? राम लिख रहा है? कौन या किसने? कौन या किसने? कौन किसने का प्रयोग करोगे, प्रश्न बनाओगे, और प्रश्न का जो उत्तर मिल रहा है आपको वो आपका कर्ता कारक होगा। अगला है कर्म कारक। क्रिया के जो व्यापारों का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। कर्ता जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है, जिसका फल जिस शब्द पे पड़ता है, उस संज्ञा सर्वनाम शब्द को क्या कहोगे आप? कर्म कारक कहोगे। देखो, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव होते हैं तो को विभक्ति लगाई जाती है, और निर्जीव होते हैं तो को विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ छात्र सजीव है। और दूसरा है राम ने आम खाया, आम निर्जीव है, खाया क्या जा रहा है? आम खाया जा रहा है। यहाँ पे हम विभक्ति का लोप कर देंगे। अब अगर कर्म कारक आपको पहचानना है तो आपको क्या और किसको, क्या और किसको शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न बनाओगे। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? छात्रों को, तो छात्र आपका उत्तर आया, कर्म कारक हो गया। राम ने क्या खाया? राम ने आम खाया। जो भी आपको क्या और किसको जब प्रश्न बनाओगे और उत्तर आपको उसमें मिल रहा है, तो वही शब्द जो उत्तर में आया है वो कर्म कारक होगा। अगला है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम की सहायता से क्रिया को संपन्न कर रहा है उस साधन को करण कारक कहते हैं। तो यहाँ से, के द्वारा या द्वारा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। परसर्ग होते हैं ये, विभक्ति चिन्ह। से का प्रयोग साधन, माध्यम, अंग, विकार या कारण व्यक्त करने के लिए होता है। शरीर के किसी अंग में विकार को दर्शाने के लिए भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे आंख से अंधा, ना, पैर से लंगड़ा, तो ये भी करण कारक ही है। वह कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का साधन क्या हुआ? कलम। हम बस द्वारा जयपुर गए, तो जयपुर जाने का माध्यम क्या हो गया? बस। सुरेश पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ क्या आ गया? अंग विकार। अब देखो, साधन, अंग विकार, माध्यम, इस प्रकार के जो आपको वाक्य में शब्द मिलते हैं, तो वहां आप करण कारक करोगे। सुरेश पैर से लंगड़ा है, तो ये अंग विकार है, और अंग विकार को दर्शाने के लिए हमेशा करण कारक का प्रयोग होता है। अगला है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए, किसी के लिए जब वो काम कर रहा होता है, तो वो जिसके लिए काम कर रहा है वो संप्रदान कारक होगा। जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाए और वापस ना ली जाए, तो वहां संप्रदान कारक होता है। हमेशा के लिए आप किसी को कोई चीज, कोई वस्तु दे रहे हो या किसी के लिए कोई कर्म कर रहे हो, तो वहां संप्रदान कारक होता है। लेकिन यहाँ पे एक नियम आपको ध्यान रखना है, स्थायी रूप से अगर आप देते हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। लेकिन अस्थायी, जैसे धोबी को कपड़े दिए तो वो वापस आएंगे ना धुल के, तो धोने के लिए दिए थे, तो वहां कर्म कारक होगा। अस्थायी रूप से कर्म कारक, और जब स्थायी रूप से आप किसी को दे देते हो वो वापस रिटर्न नहीं होती है, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, तो दान स्थायी रूप से दे दिया, तो वो संप्रदान कारक है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, बच्चों के लिए फल लाने का काम किसके लिए किया? बच्चों के लिए। तो किसी के दो चीजें हो गई इसमें, एक तो दान देना, किसी को कोई वस्तु देना जो स्थायी रूप से दी हो, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। और दूसरा, किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, तो वहां भी संप्रदान कारक होगा।
अगर अस्थायी रूप से दी जा रही है वस्तु तो वहां पे कर्म कारक होगा। अपादान कारक, अपादान को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आप करण कारक और अपादान कारक में कंफ्यूज होगे और जब प्रश्न आएगा तो वहां आप निश्चित नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि अपादान कारक किस चीजों के लिए आता है। सबसे पहले हम कहेंगे पृथकता। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग अलग हुआ तभी गिरा। भय, बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ डर का भाव है तो भी यहाँ पे अपादान कारक आएगा। सांप से डरता है, माध्यम नहीं है वो डरने का माध्यम नहीं है, वो डर उस चीज से लग रहा है तो वो बच्चा उससे अलग होने की कोशिश करेगा। बच्चा सांप से डरता है तो वो बच्चा सांप से दूर होगा, अलग होगा, उसके पास में नहीं जाएगा। अब है लज्जा या शर्म, जब किसी की शर्म आती है तो भी अलग होने का भाव होता है, उससे दूर जाया जाता है उस वस्तु से या उस व्यक्ति से जिससे शर्म आती है, लज्जा का अनुभव होता है तो उस व्यक्ति से दूर जाना होता है। बहु साहस से शर्म आती है, तो यहाँ भी लज्जा का भाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। फिर है तुलना करना। दो लोगों की अगर तुलना हो रही है, राम श्याम से चतुर है, तो वो दोनों में अलगाव का भाव ही है, ये दोनों को अलग अलग करके उनके गुणों को देखा जा रहा है। तो राम श्याम से चतुर है तो यहाँ भी अपादान कारक। और फिर है अगला है नियम पूर्वक सीखना, कोई नियम से सिखा रहा है। छात्र गुरुजी से व्याकरण सीखता है, तो ये गुरुजी से ये माध्यम नहीं है, ये अपादान कारक है यहाँ पे। तो समझ में आया, करण कारक यानी किसी वस्तु से हम किसी कार्य को कर रहे हैं, कार्य को होने का माध्यम जब होता है तो वहाँ करण कारक होता है, और अपादान कारक होता है जब किसी से अलग होने का, लज्जा का, डर का, तुलना का, इस प्रकार के भाव जब आते हैं तो वहाँ अपादान कारक आप करोगे। अगला है संबंध कारक। अब इसका और जो कारक थे उनका संबंध जो होता है ना क्रिया से भी हो सकता है, लेकिन इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। इसका दूसरे जो शब्द आए हैं वाक्य में उनके साथ ही होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु व्यक्ति का किसी दूसरे पद के साथ संबंध प्रकट हो, क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है इसका। इसका अन्य जो दूसरे पद आए हैं उनके साथ ही संबंध होता है। जैसे संज्ञा के साथ का, के, की का आप प्रयोग करते हो, राम का भाई, राजा का महल, इस प्रकार। निजवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना, जहाँ पे मैं, मेरा, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो वहां पे रा रे री ना ने नी का प्रयोग है। जैसे मेरा घर, अपना काम, तो इसमें जो रा है वो संबंध कारक का परसर्ग है। मैं मूल शब्द है मैं, और मैं के साथ जुड़ा रा, मेरा, मेरी, मेरे, इस प्रकार। जैसे अपना, तो अपना में अपना, अपने, अपनी, तो आप है, शब्द मूल शब्द है आप, और साथ में जुड़ा ने, तो बन गया अपने, अपना, अपनी, इस प्रकार के जो शब्द बने वो ये जो ना है वो संबंध कारक का परसर्ग है। ठीक है, यह कारक क्रिया से सीधा संबंध न रख के पदों का आपस में संबंध बताता है। मैंने पहले बताया कि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, ये आपस में दो पदों के बीच में, दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में इसका संबंध बताया जाता है। जैसे यह राम का मकान है, तो मकान और राम का संबंध है। मेरी पुस्तक मेज पर रखी है, मेरी पुस्तक यानी पुस्तक का मेरे साथ संबंध है, तो ये जो री आया है ये इसका परसर्ग है। तो मेरी पुस्तक, तो यहाँ किसके अंतर किस में संबंध बताया जाता है, मेरे और पुस्तक के बीच में संबंध है। फिर है अधिकरण कारक। अब कोई क्रिया हो रही है उसमें आधार तो होगा, किसी समय पे तो हो रही होगी, तो वो जो आधार और वो समय है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इस पे में, पर, पे, इस प्रकार के प्रसर्ग आप प्रयोग करते हो। क्रिया के घटित होने का स्थान, समय, आधार, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। पहचान क्या है, स्थान में और पर आता है, कमरे में, मेज पर, छत पर। समय सूचक, परीक्षा मार्च में होगी तो यहाँ पे भी में आता है, समय पर पहुंचूंगा। अवसर या स्थिति, सभा में, संकट के समय, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पर क्या है, आधार है क्रिया का, बैठने का आधार है पेड़ पर। सज्जन पुरुष विपत्ति में भी विचलित नहीं होते। अब ये विपत्ति में, ये एक स्थिति है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक आएगा। फिर है संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, रे,
इस प्रकार के जो है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ पे लग जाता है तो वहां पे संबोधन कारक होता है। ये संबोधन सूचक भी क्या कह सकते हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कह सकते हो। जो इस प्रकार से एक खड़ी पाई लगा के नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। संबोधन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य के आरंभ में आता है और वाक्य के अन्य पदों के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। या फिर हम किसी को आवाज लगा रहे होते हैं तो वहां पे भी ये होता है। उसके बाद में जो अन्य पद आते हैं उनके साथ इसका कोई मतलब नहीं होता है। बहुवचन के में अनुस्वारों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बच्चों, तो अनुस्वारों का प्रयोग नहीं होगा, सीधा बच्चों आएगा और अनुस्वार नहीं लगेगा। हे ईश्वर सबकी रक्षा करना, अरे बच्चों यहाँ आओ, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये बच्चों को आवाज लगाई जा रही है, बुलाया जा रहा है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। करण कारक और अपादान के जो अंतर इनमें है वो आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। इसका मूल भाव क्या है? जुड़ाव, साधन या सहायता का भाव। जैसे हम किसी चीज से, अगर हम किसी चीज से काम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ेगी तभी हम उससे काम करेंगे ना। जैसे पेन, मैं कलम से लिखती हूँ तो वो कलम मेरे हाथ में है, अलग होने का भाव नहीं है, गिर नहीं रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो करण में होंगे। और अलगाव का जो भाव होता है, अलग होने का, पृथक होने का, किसी से डर लगता है तो हम उससे दूर भाग जाना चाहते हैं, किसी से लज्जा आती है तो हम उससे छुप जाना चाहते हैं। तुलना जब होती है तो भी वो अलगाव का भाव होता है। तो इस प्रकार के भाव अपादान कारक में आते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है तो ये कलम हाथ से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरा है हाथ से कलम गिर गई तो कलम अलग हो गई गिर के। अगला देखो, वह गंगा जल से स्नान करता है, वो माध्यम है गंगा जल नहाने का, स्नान करने का माध्यम है गंगा जल से। और दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती है तो अलग हो गई निकल के। अब देखो ये पहचानने की ट्रिक है, छोटी छोटी है। अब आपको इसमें प्रश्न बनाने हैं और ये प्रश्न आपको, प्रश्न सूचक जो शब्द हैं वो ध्यान रखने हैं किसका कौन सा है। जैसे किसने, कौन, ये आएगा कर्ता कारक में। क्या और किसे, ये मैंने बता दिया था, कर्म। राम क्या खाता है तो राम फल खाता है। गुरुजी ने किसे पढ़ाया, गुरुजी ने छात्रों को पढ़ाया। तो ये कर्म कारक में। किससे और किसके द्वारा, आप किससे लिखते हो, आप कलम से लिखते हो, तो यह करण कारक आएगा। किसके लिए, तो राजा ने किसके लिए दान दिया, भिखारियों के लिए, याचकों के लिए दान दिया। पिताजी किसके लिए फल लाए, तो बच्चों के लिए फल लाए। इस प्रकार के हमने पढ़े थे। तो किसके लिए और किसको, तो ये संप्रदान कारक आएगा। कहाँ से आएगा, कहाँ नहीं कहाँ से। जब कहाँ से और किससे, तो ये अपादान कारक के अंदर आएगा कि बालक किससे डरता है, बालक सांप से डरता है। पत्ता किससे अलग हुआ, पत्ता कहाँ से गिर के टूटा, तो वो कहाँ से, अपादान कारक, पत्ता पेड़ से टूटा। फिर संबंध कारक में किसका, किसकी, किसके, किसका घर, किसका पेन, ये इस तरह से आएगा। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कहाँ, किसमें, किस पर, यानी समय पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, तो वहां पे अधिकरण कारक आएगा कि पक्षी कहाँ बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनाओगे आप, और ये एक बार आप सारणी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो इसमें आपको बिल्कुल सेकंडों में आपको आंसर मिलेगा इसका। थोड़ा अभ्यास कर लेना तो आपको देखते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। कि कहीं ये ना हो कि आप ऐसे उंगलियों पे करताने कर्म को ऐसे करोगे तब तक आपका समय निकल जाएगा। क्योंकि परीक्षा देना, परीक्षा में पढ़ के जाना एक अलग चीज होती है और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत अलग चीज होती है। परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, परीक्षाओं में टाइम आपको बहुत कम मिलता है एक प्रश्न के लिए। तो आपने अगर किसी में अगर थोड़ा सा भी आपने टाइम वेस्ट किया है तो आप, कुछ प्रश्न आपके छूट भी सकते हैं। इसलिए आपको जितना जल्दी हो उससे आंसर करना है। आंसर तो आपके सामने ही होता है ना, आंसर आपको याद नहीं करना है, आपको आंसर ढूंढना होता है। आंसर तो पेपर में ही होता है, जो 4 ऑप्शन है उसी में तो एक आंसर होगा ना, तो आपको आंसर ढूंढना है। तो आप इस तरह के प्रश्न बनाओगे और कारक को पहचान लोगे। बस आपको करना क्या है, हर कारक का आपको विभक्ति चिन्ह पता होगा और जो प्रश्न आप बना रहे हो वो आपको पता होंगे, तो आप 1 सेकंड में उस वाक्य से प्रश्न पूछ लोगे और जो उत्तर मिलता है वही आप उसमें भर के आओगे। ठीक है, ये हुआ आपका कारक।
अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग, वचन। इस प्रकार की कक्षाएं हमारी चलती रहेगी। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना और बने रहिए हिंदी वाग्मिता के साथ।